सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अब तक तो हम सब जानते हैं कि उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया। 2 मुसलमान नौजवान जिन्होंने ये कत्ल किया, उनके ताल्लुक पाकिस्तान से पाए गए हैं, जिनमें से एक मोहम्मद रियाज़ जो है, उसका दावत-ए-इस्लाम नाम की एक कोई पाकिस्तानी तंज़ीम है, उससे एफ़िलिएशन बताई जा रही है। जो दूसरा शख्स है, वो भी पाकिस्तान होकर आया है साल 2014 में और इस मामले में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उनके उनके मोबाइल फ़ोन्स पर आईसिस के वीडियोज़ पाए जा रहे हैं, उनके पास ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल है और ये सारी की सारी जो तफ्तीश है, ये स्टेट गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, उसने की है, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने। तो आज के प्रोग्राम में हम एक तो इन इस कत्ल के हवाले से राय लेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या इस चीज को रोका जा सकता है। मुसलमानों में ये जो जज्बात है प्रॉफिट मोहम्मद को लेके, वो इस कदर क्यों है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और इसके ऊपर जो कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन आता है उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है सर। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कत्ल हुआ है, इसके ऊपर आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है? अरविंद, आज तो मेरे लिए शर्मिंदगी की और दुख की बात है कि मैंने भी वो कत्ल इतना सैवेज, इतना ब्रूटल जो है वो देखा है। यानी सोशल मीडिया पे वो आम सर्कुलेट हो रहा है। और ये 2 मुसलमान जो हैं, मैंने फिर देखा, उदयपुर में 3-4% हैं सिर्फ मुसलमान। फिर भी इन लोगों ने डेयर किया है, तो ये किस किस्म की बर्बरियत है। इन लोगों को का ज़ेन किसने कैप्चर किया हुआ है, इस पे मुझे तफ़शीश है और बहुत दुःख भी है जो हुआ है। आई एक्सप्रेस माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज़ फैमिली एंड टू ऑल गुड पीपल इन इंडिया कि आप हिम्मत करके इस बुरे वक़्त में लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स एंड इस तरीके से आप डील करें। जी, सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक खामोशी छा गई है मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान, जब कभी भी इस तरह का कोई वाक़या होता है। हम देखते हैं कि नारे लगाए जाते हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर-तन से जुदा और ये सब। और उसके बाद कोई आके और वाक़ई में जब जब सर-तन से जुदा कर देता है, तो फिर बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपोलोजेटिक होते हैं इस मामले में। ज़्यादातर लोग जो हैं, वो कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान में तो वो कुछ नहीं कहते बिकॉज़ यहाँ की बाय एंड लार्ज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो हिंदू है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई वाक़या होता है, तो जो उसका असल टेस्ट है कि सोसाइटी की जो पल्स है, वो क्या है, उसका पता चलता है जब सलमान तासीर साहब का कत्ल हुआ। फिर हमने देखा मुमताज़ कादरी जिसने कत्ल किया, उसको भी फांसी पर लटकाया गया। उसके नमाज़े-जनाज़े में लाखों का मजमा था, परहैप्स द बिगेस्ट वन जो हमने विटनेस किया है इन रीसेंट हिस्ट्री। तो सर, हम क्या समझें? क्या लोग कातिल के साथ हैं या लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो जो मारा गया है उसके साथ हैं? क्योंकि कम्युनिटी को देखें तो मैं ये अब तक मान चुका हूँ कि ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ को गलत नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ और ये सिलसिलेवार तरीके से ये अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ही जब रंगीला रसूल एक नॉवेल आया और उसके बाद पब्लिशर राजपाल को मारा गया और उसके नमाज़े-जनाज़े में जिन्ना साहब से लेके और अल्लामा इकबाल और न जाने कौन-कौन लोग थे और आज तब वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है, इसमें कोई शक हमें दिखाई नहीं देता कि कम्युनिटी चाहे चुप रहकर ही लेकिन सपोर्ट करती है। अ, क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक बात है, करेक्शन से होना चाहिए। जिन्ना साहब ने उसकी मर्सी अपील डिफेंड की थी सॉरी। हाई कोर्ट जी, में। जी, जी। उनके जनाजे में वो नहीं थे। अल्लामा इकबाल जी। अलबत्ता जनाजे में थे, ये दुरुस्त है। एमडी और तासीर साहब थे। जी, जी, अपना उनके वालिद साहब भी थे। बाद में
आयरॉनिकली उन्हीं के बेटे को मारा गया, जो गवर्नर थे पंजाब के। जी। वो क्या नाम है उनका? तासीर, सलमान तासीर साहब। सलमान तासीर के, हाँ, चले। सलमान तासीर साहब के वालिद एमडी तासीर भी उस जनाज़े में थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। जी। तो ख़ैर, ये आपने जो पॉइंट आउट किया बिल्कुल दुरुस्त है। एक बात और ऐड कर दूँ कि मुमताज़ कादरी का तो जनाज़ा मुझे और दोस्तों ने भी कहा है, इतना बड़ा जनाज़ा ही हमने कोई नहीं देखा। लेकिन सलमान तासीर के जनाज़े में उनको मौलवी नहीं था मिल रहा टू लीड द फ्यूनरल प्रेयर्स, और कई उनके पार्टी के अपने जो मिनिस्टर थे ना, ये सारे, वो लोग नहीं आए। और एक ने तो दूसरों ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं खुद ये कर देता, वो कर देता। तो पाकिस्तान की बात आप छोड़ें, अब हम आ जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक सवाल इसी में दागना चाहता हूँ, जी। पाकिस्तान को क्यों छोड़ें? जब बात आती है हुज़ूर की, तो पूरी उम्मत जो है वो एक है, यही पैगाम दिया जाता है। हुज़ूर को लेके किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के जज़्बात या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमान के जज़्बात में रत्ती भर फ़र्क नहीं है। जी। अब बात ये है कि ये बात तो दुरुस्त है, और हिस्ट्री में कितनी दफ़ा कितने लोगों को मारा गया इस गुस्ताखी पे, मुझे नहीं पता एक्चुअली। लेकिन ज़ाहिर है रंगीला रसूल के इश्यू पे हुआ, उससे पहले कोहाट के अंदर 1924 के अंदर हिंदुओं और सिखों को बहुत मारा गया था, जिसके बाद लाला लाजपत राय ने अपनी ओपिनियन बदल ली थी। तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी किसी ने कोई पोएम लिख दी थी रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ। इसी तरह सिंध के अंदर 1936 में शायद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो और अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये कितने लोगों का ये बिलीफ है, कितने लोग दिल में इसको कबूल करते हैं, आई वुड नॉट नो। लेकिन जिस पे बात होनी चाहिए कि चलें हिंदुस्तान में अब ये है ना, पाकिस्तान की स्टेट की अपनी एक रोल है ना, व्हाट शुड इंडिया डू टू ब्रिंग दिस अंडर कंट्रोल? ये महल इश्यू हो सकता है, और वो ये है कि आप कोई तो प्लान बनाए ना। इफ यू अस्यूम, लेट्स से आई एम टॉकिंग इन लॉजिक, all Muslims are terrorists, then all Muslims should leave India, or they should be killed. You don't want terrorists living next door to you. Why would you? Obviously, that cannot be a correct position. क्योंकि इंडिया के अंदर सदियों से रह रहे हैं, मोहल्लों में भी रह रहे हैं, दोस्तियाँ भी हैं, तो आपको वो लोग भी नज़र आते हैं, जो शायद दिल से बुरा मानते हों, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो जाके किसी को कत्ल कर दें, दे वुड नॉट टेक पार्ट इन इट। दिल में कंडेम कर सकते हैं। महल हिंदुओं को भी दुख होता होगा जब उनके देवताओं को और उनकी रिलीजियस फिगर्स को कोई और कंडेम करता है या मजाक उड़ाता है या कुछ। सो बिलीवर्स टेंड टू एक्ट दिस वे। लेकिन मुसलमानों में ये बहुत प्रोमिनेंट चीज है कि प्रॉफिट के साथ भी है, लेकिन ये भी देखो यार, उसी हिस्ट्री के अंदर रसूलुल्लाह के बाद अ, 4 खलीफे हैं जिनको सब सुन्नी मानते हैं, उनमें से 3 तो कत्ल हुए हैं, 2 जो हैं पॉलिटिकली कत्ल हुए हैं, और दोनों को मुसलमानों ने मारा है यार, कि वो, वो ठीक है बिल्कुल। हाँ, बि वो वो मैं कह रहा हूँ कि ये उस हिस्ट्री को अगर आप दोबारा याद करें ना, जिस तरह आईएसआईएस ने रिपीट करना शुरू कर दिया और उसी एग्जाम्पल को लेते आए, और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए और पता नहीं किस-किस ज़रिए, फ़ोनों के ज़रिए आप इस किस्म का पैगाम पहुँचाते हैं, तो फिर स्टेट को इन हालात में एक तो लॉज़ क्लियरली एस्टेब्लिश कर देनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ जो है इज़ अ लैंग्वेज इनसाइटिंग टेररिज्म। कौन से स्लोगन्स, कौन से मदरसों में अगर ये एजुकेशन होगी तो वो भी टेररिज्म में और एक्सट्रीमिज्म में कैटेगराइज होगा। और आप इंटेलिजेंस जो आपकी है गैदरिंग, उसको इम्प्रूव करें। यूरोप के अंदर भी अब ये मुसीबत तो है, और वो अपनी इंटेलिजेंस जो है तरीके वो उनको इम्प्रूव कर रहे हैं।
और आप बावजूद और माफ़ आप करें मैं आपको रोक रोक रहा और हूँ यहाँ पे। बावजूद इस तमाम ये जो आपने मशवरे दिए हैं कि जी इंटेलिजेंस को बेहतर करें और ये वो, यूरोप के अंदर भी हम देखते हैं कि एक लोन वोल्फ अटैक होता है गाय-बगाए कभी न कभी। ये हर साल इस तरह की खबरें आती हैं। किसी अब कोई गाड़ी लेके जा रहा है, किसको कैसे पता है कि जी ये लोगों पे चढ़ा देगा। कोई हुँ। चाकू ऐसी चीज़ है कि जो हाउसहोल्ड आइटम है, तो वो कोई जेब में डाल के ले जाए, कभी किसी को जाके मार दे। तो इस तरह पे तो अब सवा अरब की आबादी है हिंदुस्तान की, हम हर इंसान को तो इस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते, एक सर्विलेंस स्टेट तो नहीं बन सकता। नहीं, दैट्स करेक्ट। ये आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई टोटली कंसीड यू, उसमें एक रिस्क तो है। लेकिन तुम बताओ फिर अरविंद, तो क्या हल है इसका, फिर बताओ? मेरी नज़र में तो हल ये है साहब कि एक डायलॉग होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में बैठ के और ये होना चाहिए उसमें सारी तमाम बातें रखी जाएँ। ये कहा जाए कि ये देखें जी ये चीज़ हो रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आप मुसलमानों में जो तालीम दे रहे हैं, जो उनके अंदर एजुकेशन को लेके एक फुकदान है, उस गैप को सबसे पहले फिल किया जाए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अबू बकर अल बगदादी तो पीएचडी था भाई। फिर वो जो है क्यों इस तरह से बीहेडिंग करता था। मैं समझता हूँ कि पहला काम तो ये है कि सबको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाया जाए, मदरसों को बिल्कुल बैन किया जाए। इन्हीं मदरसों को चलाने वाले जो बड़े-बड़े हमारे उलेमा हैं, मौलवी हैं, जब तालिबान की हुकूमत आती है, तो वो उसका इस्तकबाल करते हैं। वो उसको वेलकम करते हैं, ये जानते हुए कि तालिबान जब आएगी तो वहाँ पे किस किस्म का माइनॉरिटी के साथ सलूक है, खवातीन, बच्चियों के साथ में क्या बदसलूकी होती है, उनके हुकूक सल्ब किए जाते हैं। फिर भी वो उसको वेलकम करते हैं, तो वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवोक करने वाली बात है। और जहाँ तक मुसलमान जो यूथ है, जो नौजवान है, उनके अंदर जो कुर्बानी का तसव्वुर है, उसको लेकर भी कुछ हद तक उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं ये बात जो है अपने दोस्तों से जब मैंने की मुस्लिम दोस्तों से, उन्होंने बड़ी साफ-साफ मुझे बात बताई कि देखो भाई बात सीधी-सी है, हमें डर नहीं लगता किसी का गला रेतने के टाइम। खून-खराबा देख के तुम हिंदुओं का या दूसरी कौमों को डर लगता होगा, बड़ा अजीब लगता होगा। हम 8-9 साल की उम्र से जो है हम कुर्बानी देना शुरू कर देते हैं और हमें बड़ी प्रैक्टिस होती है। अब ये तो अप्रोच है उसके बाद फिर कहीं न कहीं पे सवाल तो उठेंगे सर। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आपने जो मैं बात कर रहा था उसमें जो आपने बात की है उनको ऐड कर लेते हैं ना। हुँ, हुँ। स्टेट की 2-3 पावर्स होती हैं। एक थ्रू एजुकेशन वो लोगों को चेंज करते हैं, थ्रू स सेकंड थ्रू प्यूनिटिव लॉज़, क्राइम जो कमिट होता है, उसके लिए लॉज़ ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इफ वी डू दिस, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। और तीसरा होता है कि स्टेट कोई भी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी, ये वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती रहती है। तो 100% वाक़ई हिंदुस्तान क्या, एक छोटे मुल्क में भी किसी पे कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन आप आइडेंटिफ़ाई तो कर सकते हैं ना, कहाँ-कहाँ पे ये शरारत हो रही है, और मदरसे बंद किए जाएँ। अ, मदरसों को बिल्कुल बंद भी ना किया जाए, क्योंकि ये हो सकता है कितनी वहाँ पे मसाजिद हैं, उसके मुताबिक अ, मदरसे जो हैं, ये भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मदरसे खोले मुसलमानों के लिए। क्यों खोले जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदरसे? रिलिजियस स्कूल्स तो कल को फिर हिंदू कहेंगे कि हमारे कोई गुरुकुल खोलो, सिख कहेंगे कि हमारे खालसा की ये खोलो, वो इंडियन स्टेट स्टेट का ये आई काम ग्रांट नहीं यू, है। आई ग्रांट यू। लेकिन पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि सारी मस्जिदों को स्टेट कंट्रोल कर ले, और उन मौ देखो ना, टर्की में ये कामयाब हुआ है ना। अतातुर्क ने यही तो किया था कि द मॉस्क विल नॉट बी आउटसाइड द स्टेट। ये सारे क्लर्क बन जाएँगे या ऑफिसर बन जाएँगे स्टेट के, और ये सिर्फ़ सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाएँगे, कोई पॉलिटिकल फतवा नहीं, कोई रिलीजियस फतवा नहीं। तो रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है ना, अगर स्टेट पाकिस्तान तो कर सकता है सर, ये इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया हमारे नहीं यहाँ कर। पे ये ठीक इंडियन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर इंसान को अपनी वो फ्री है अपने 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 मज़हब पर चलने के लिए और उसके इंस्टीट्यूशंस भी बनाने के लिए। मगर ये बात हम है ना, मसाजिद को तो बंद नहीं कर सकते या उसको क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, मदरसों को ज़रूर बंद कर सकते हैं। हाँ, क्या मुसलमान जो हैं वो उनसे पूछा जाए कि क्या इस तरह सर कलम करना आपके
मज़हब का हिस्सा है, आई कैन टेल यू वो नहीं मानेंगे। पब्लिकली तो नहीं मानेंगे, प्राइवेटली ज़रूर मानेंगे। प्राइवेटली जो मर्ज़ी करते रहें, ये भी वैसे आई वुड लाइक टू चैलेंज दिस कि कहा जाता है कि कुर्बानी से बच्चे सीख जाते हैं। आई एम वन ऑफ दोज़ जो हमारे घर में कुर्बानी होती थी, मैं वो गोश्त नहीं था खाता, मुझे उसमें से बदबू आती थी। बिकॉज़ उसी बकरे को, उसी गोट को 1-2 महीने हम लेके जाते थे, चरवाते थे, तो प्यार हो जाता था उससे। तो ये इतना भी कॉमन नहीं है कि लोग जो हैं वो छुरी अगर चलती हो तो उससे खुश होते हैं, उससे शौक भी बहुत होता है। मेक वेरी इंडिया का क्लियर प्रॉब्लम ये है लॉज़। कि मदरसों पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए और जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, खास हुँ। तौर से जो दारुल उलूम देवबंद से और किसी भी मकतब फ़िक्र से छपती हैं, वो उर्दू में होती हैं, उनको भी देखा जाए कि क्या इनके अंदर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल बिल्कुल, है। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, क्योंकि क्योंकि ये तो मैंने होना एक इंटरव्यू चाहिए ना। देखा था, हमारे एक मौजूदा सिटिंग गवर्नर हैं केरला के और उस वक़्त वो नहीं थे जब उनका ये इंटरव्यू हुआ था, द वायर पे आया था, आरफ़ा खानम शिरवानी ने किया। तो उन्होंने बाकायदा जो है दारुल उलूम देवबंद की किताब को उठा के और ये कहा कि देख आपको मैं बताता हूँ जिहाद का मतलब क्या है। फिर उन्होंने उस किताब में से पढ़ के बताया कि गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ लाना जो है ये जिहाद है। यार अब वो क्या नाम है उनका? आरिफ मोहम्मद खान साहब। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत अच्छे पर्पज़ से बात करते हैं, लेकिन वो एक सिलेक्टिव बात हो रही है ना। जिहाद का मतलब मुझे नहीं पता, एक्सेप्ट कि अगर आपके मुल्क पे कोई हमला करता है, तो उसको डिफेंड करना अगर आप जिहाद कहते हैं, तो अच्छी बात है। बाकी ये लू अगर आप जिहाद का मतलब है इस्लाम फैलाने के लिए आप तलवार इस्तेमाल करें, सिम्बॉलिकली लड़ाई करें, वो जिहाद का पीरियड इज़ ओवर। उसको फिर कन्फ्रंट करने के लिए आज लोग खड़े हो गए हैं ना, पहले ऐसे नहीं था। यार मुसलमान कई सदियों से तो कोई जंग जीते नहीं हैं, तो वो दौर इज़ ऑल ओवर। तो वो दौर ओवर है लेकिन वो मेंटालिटी जो है वो या अभी भी वैसे के वैसे दैट्स बरकरार राइट। है। ये मेंटालिटी आई कैन यहाँ पे थोड़ा-सा आई वांट यू टू कंसिडर दिस, दिस मेंटालिटी वाज़ अ सॉर्ट ऑफ जोक पाकिस्तान के अंदर, और ये 60s में, 50s में ये लोग होते थे, इनकी कोई वुकत नहीं थी होती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डिड ऑल दिस कम बैक विद अ बैंग, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि इस कमजोरी को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ने सेकुलर ट्रेंड्स को और सोवियत यूनियन को रोकने के लिए प्रमोट किया है। मेरी गैरिसन स्टेट किताब अगर आप पढ़ दे तो उसमें भी मैंने डिटेल में दिया है, और जिना अली किताब में भी इसके इशारे मिलते हैं। तो वेस्टर्न पावर्स ने अपने कोल्ड वॉर के दौरान इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को प्रमोट किया है। सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, जो शिया कम्युनिटी है, सबसे पहला फतवा जो है आज के दौर में, तो आयतुल्लाह खुमैनी ने दिया था अगेंस्ट सलमान रुश्दी। तो वो ये सुन्नी या देवबंदी तो नहीं थे। तो मौलवियों के अंदर जो कट्टर मौलवी हैं ना, उनके अंदर सबके साथ जो आप बता रहे हैं इसी किस्म का बिलीफ है। उनकी पावर को रोकने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो एक तो मैं एग्री करता हूँ मदरसे बंद करें, और मसाजिद में भी आप कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन करवाएं दैट द पुलपिट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रीच हेट्रेड अगेंस्ट एनीवन। व्हाई नॉट? ऐसा लेकिन क्यों फिर है कि फिर हिंदुओं से भी करवाएँ ना। मैंने आपको मतलब एक वीडियो देखा है कि सब मुसलमानों का जेनोसाइड कर दो और वहाँ पे हिंदू ताली मार रहे हैं। तो ये माहौल जो है खराब हो चुका हुआ है। दोनों के ऊपर स्टेट की पॉलिसी आनी चाहिए कि नन ऑफ दिस इज़ टू बी टॉलरेटेड। और जब कानून बन जाएगा, नेक्स्ट चीज़ है कि पुलिस और आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ जो हैं वो क्विक एक्शन करके इन लोगों को रोक सकें। 100% तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आई टेल यू ये लोग आइसोलेट हो जाएँगे। ठीक है, इनकी फंडिंग रोकें। हाँ, 2-4 बातें जो आपने कही हैं उसी के ऊपर मैं कुछ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। जी।
आपने कहा कि जो है ये रेडिकल इस्लाम और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेस्ट ने सोवियत यूनियन को रोकने के लिए प्रोपेगेट की। तो सर एक सवाल ये बनता है कि उसमें कोई गुंजाइश थी? आपकी किताबें जो हैं मज़हबी किताब कुरान शरीफ वाज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन जिसका दिल करता है आज भी तो वेस्ट को छोड़ें, हर मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं वो अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं था, इसका वो मतलब था। आईसिस की अपनी अलग ही इंटरप्रिटेशन है। वो एक अलग ही अपनी तशरीह करते हैं, तालिबान की एक अलग ही है और मौलाना वहीदुद्दीन साहब जैसे भी लोग हैं जिनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, जो शायद माइनॉरिटी में है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एज़ अ हिंदू बोल रहे हैं इसको इतना, तो हुँ, क्या हुँ। हिंदुइज़्म के ऐसे नहीं है? कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदुओं जो हिंदुओं को आज तक मैं ये समझता हूँ एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी कि जब इस देश का बँटवारा हो रहा था हिंदुस्तान का, तो मुस्लिम लीग नुमाइंदगी कर रही थी मुसलमानों की और उन्होंने पाकिस्तान बना भी लिया। हुँ, जैसे भी बनाया, जिस तरह से भी वो उन्होंने बना लिया। क्या उस वक़्त हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो आरएसएस के पीछे खड़ा था? नहीं, आज कोई कह दे कि जी आरएसएस जो है वो एक इस तरह की हिंदुओं की फंडामेंटलिस्ट जमात है। चलें फॉर द सेक ऑफ द तो एक बात आर्गुमेंट मान लेते हैं। उस वक़्त कांग्रेस के पीछे हिंदू खड़े थे जिसके लीडर गांधी, नेहरू जैसे लोग थे। ये आज अगर आज हिंदुओं में जाके फंडामेंटलिज्म आ रहा है, तो वो ये 70 सालों के बाद जो मुसलसल जंगें हुई हैं हिंदुस्तान-पाकिस्तान के दरमियान उसका एक इफ़ेक्ट है। दूसरा जो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तीसरा मुसलमानों और इस्लाम को लेके पूरी दुनिया के अंदर 9/11 हो या दूसरे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, आईसिस और तालिबान और न जाने क्या कहा, उसका जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, जिससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रह सकता था। तो आई टोटली एग्री। आपने जो बात की है हुँ। कि इस्लाम की हिस्ट्री से ही लोग लेके आते हैं ना इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, बिल्कुल दुरुस्त है। हू इज़ कंटेस्टिंग इट? मैंने तो तो कहा है कि एक्सप्लॉइट वेस्ट, मुसलमान ही क्यों हो जाता है, बाकी मज़ाहिब के लोग क्यों नहीं होते? क्योंकि वाक़ई देखिए ना उस ज़माने में ऑयल कहाँ था? मुसलमानों के पास ही था ना। तो हिंदुओं के पास जाके इनको प्रमोट करने का क्या तुक था? इ ज़रा हिंदुओं के पास ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे कि वो हिंदुओं को रेडिकलाइज़ करते? मैं वही तो कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वेस्ट का क्या था कि इस्लाम मज़बूत हो? ये अच्छा तो नहीं ठीक है। था, ये चलें तो नहीं था। ये तो बात हो गई आज हम ये कह लें जी सोवियत जिहाद जब हुआ, ये अफ़गान जिहाद और एग्ज़ैक्टली। ये सारी मैं चीज़ें कह वहाँ रहा से हूँ शुरू हुआ। मैं कहता हूँ उसके बाद ये हुआ है कि जो डोरमेंट आइडिया होते हैं ना, एक पूरी किताब के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स हैं। अ, हिंदुइज़्म को भी आप अगर एक वॉर लाइक तरीके से इंटरप्रेट करना चाहें और कोई उसमें ये सोच लाए, तो वो मुमकिन तो है ना। हाँ, महात्मा हाँ, गांधी बात एवरी सुने, रिलिजन इज़ ओपन बात टू सुने यार। इंटरप्रिटेशन। महात्मा गांधी पे क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने अहिंसा सिखाया और हिंदुओं को अपना उनकी वॉर लाइक ट्रेडिशन को ख़त्म किया, ये नहीं है? इल्ज़ाम दिया जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि हर मज़हब के अंदर ये मुमकिन है। मुसलमानों पे ये क्यों ख़ास तौर पे हुआ? क्योंकि जिसके लिए इनको तैयार किया गया था, वो था सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। और ऑयल जो है, फील्ड्स जो हैं, अगर ये कहीं और होते, आप ये भी देखें, इस इलाके के मुसलमान हुए हैं, इंडोनेशियन तो नहीं हुए। और अरब मुल्कों में इस तरह नहीं हुआ, ये नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका में कुछ केस हुए हैं, लेकिन इंडोनेशिया में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे इस्लाम जो है वो ट्रेडर्स के थ्रू गया है, वो इन्वेडर्स के थ्रू नहीं गया। ये भी हो सकता है, दैट कैन बी वन रीज़न। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। आई एम हुँ, हुँ। सेइंग कि मुसलमानों को के अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान या मौलाना वहीदुद्दीन जो थे, वो नेक आदमी हैं जो उसकी बेस्ट चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन वही चीज़ें नहीं ना हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि बाकी चीज़ें नहीं हैं। चलें, बिकॉज़ ये तो बात बिकॉज़ हुई। बिकॉज़ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है।
हाँ। आपका पॉइंट आ गया। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि चलें जी, सोवियत जिहाद के बाद में और ये सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक रेडिकलाइज़ेशन का एलिमेंट घुसा दिया गया। हुँ, लेकिन उनके अंदर, जैसा आपने कहा, हर रिलिजन में ये गुंजाइश होती है एक्सप्लॉइट करने की। हर किसी को आप धर्म के नाम पे उकसा सकते हैं, लड़ा सकते हैं, मरा सकते हैं, हुँ, पॉइंट टेकन। लेकिन मुसलमानों को चाहिए था कि वो ये भी देखें, अपने आप से सवाल ये पूछें कि चलो, ये तो अफ़गान जिहाद से पहले क्या हमारे अंदर कोई इस तरह का अंसर पाया जाता था? तो उसका जवाब ये है साहब कि द फैक्ट दैट पाकिस्तान बना ही इसी बुनियाद के ऊपर है। ये सेपरेटिज़्म की बुनियाद, एक एक अलग आइडेंटिटी का को हमेशा तलाशते रहना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स माँगना 1908 में, उसके बाद आप ये देखें जी, खिलाफत जो हो रही है कहीं पे, उसके खिलाफ जो है यहाँ पे महाज़ खड़ा कर देना कि नहीं जी, हम तो खलीफेट को ख़त्म नहीं होने देंगे, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के ऊपर। तो ये एलिमेंट जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है और ये इस्लाम को की बका का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मुसलमानों में पहले से है। ये आज है। अगर कोई, बस एक छोटा-सा पॉइंट सर, आज अगर कोई, हम देखते हैं कि 2 मुसलमान नौजवान उदयपुर में किसी टेलर का कत्ल करते हैं, तो ये 2020s की दिहाई चल रही है। आज से 100 साल पहले यही इल्मुद्दीन जैसे लोग भी थे। तब तब कौन-सा, तब तो ना तो अमेरिका था, ना कोई और था, तब भी ये आंसर पाया जाता था। नहीं, ये अंतर तो बिल्कुल है यार। मैंने कब तुमसे ये व्हाई व्हाई आर वी डिबेटिंग समथिंग ऑन व्हिच वी एग्री? हैव आई ओके, डिनाइड दिस? मैं कहता ठीक। हूँ उस ज़माने में भी एक किताब आई थी, रंगीला रसूल, जिसमें वैसे तो उन्होंने बुखारी शरीफ से और इससे वो कहते हैं, लेकिन जो कमेंट्री थी, वो मुसलमानों के लिए ऑफेंसिव थी। और आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग कि तब ये हुआ था। तो या तो ऐसी किताबें ना छपें, ये भी नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन जो है, वो उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेशक, मसला ये है कि इंडिया के अंदर 220 मिलियन मुसलमान हैं। कैन यू अज्यूम दे आर ऑल एसेंशियली टेररिस्ट्स? नॉट एट ऑल, ये कोई नहीं कह Then, रहा है। then the question is, what policy do you have to isolate those who are terrorist prone, isolate them, and make it impossible for them to carry out their, you know, activities? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको। ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आई हाँ, कंप्लीटली एग्री विद यू। आपने बहुत बार इस बात का इज़हार किया है कि भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जब बिल्कुल। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आएगा, तो एक आम मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की जो घर की अपनी परेशानियाँ हैं, उनके लिए किसी मौलवी के पास नहीं जाएगा, उसके चंगुल से वो आज़ाद हो जाएगा। जब वो वहाँ से आज़ाद होगा, तो वो फ्री होगा अपने बच्चों को एक सेक्युलर एजुकेशन देने के लिए भी। और आज कहीं न कहीं पे एक फ़र्क है, जो पिछले 70-74 सालों में डाल दिया गया है। जहां तक आपने पहले बात की थी जी, हिंदुओं के अंदर भी रेडिकलाइजेशन है, नो डिनाइंग। आज का हिंदू जो है वो भी इंतहा पसंद होता जा रहा है। हुँ, मगर मैं ये समझता हूं कि वो एक रिएक्शन है। वो एक रिएक्शन है जो कि उनका आया है ऑलमोस्ट आफ्टर 75 ईयर्स। कभी ना कभी तो ये रिएक्शन आना ही था। आज once से again, once again, nobody is disputing it. हम्म, I'm saying it is a reaction, no doubt. और ये जी, रिएक्शन अब अभी भी कंट्रोल्ड रिएक्शन है। अभी भी कंट्रोल रिएक्शन है। कंट्रोल्ड है, बिल्कुल। मुस्लिम तो अभी तक मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है ना। अगर एक सिविल वॉर शुरू हो जाए तो व्हाट स्टैंड मुस्लिम, उनका चांस क्या है? तो जिन्होंने ये कत्ल किया है, उनकी तो सोच उस टेलर से आगे गुजरती नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो वी आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। जी, पहली बात तो किसी के मज़हब के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ है। ये जो शख्स है टेलर कन्हैया लाल, इसने तो महज़ एक पोस्ट की थी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में। और मैं नहीं समझता नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी ब्लास्फेमस बात कही भी थी। वही बातें जो मौलवी अपनी हदीसों में कोट करते हैं, बताते हैं, वही बात उसने कोट की थी। एमएफ हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे इस सब कॉन्टिनेंट के, दुनिया जानती है। हिंदू जो देवी-देवता हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनकी तो वो न्यूड पिक्चर्स बनाते थे। इसी हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने वो भी बर्दाश्त किया। आज से 5-7 साल पहले एक फ़िल्म आई थी 2015 के अंदर, इफ आई एम करेक्ट, उसका नाम था पीके। और उस पीके फ़िल्म के अंदर हमने ये चीज़ देखी सर कि आमिर खान, जो कि एक एक मुस्लिम एक्टर है, वो किस तरह से
जो है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाता है, और इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने वो फिल्म देखी थिएटर्स में, वो सुपर डुपर हिट हुई, उसने करोड़ों का कारोबार किया, अपने वक्त में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली वो फिल्म थी। लेकिन आज 7 साल बाद हिंदुओं के अंदर भी ये कहीं ना कहीं पे ये चीज आई है कि भाई हर वक्त हम हमें ही लेकर मजाक क्यों बनाया जाता है। अगर क्या क्या आमिर खान वही मजाक किसी 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 मुस्लिम खलीफा को लेके, हुजूर की तो बात ही छोड़ें, किसी किसी ऐसे हिस्टोरिकल फिगर को लेके जो कि मुसलमानों में बड़ा पॉपुलर हो, कर सकते थे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 जो पहले खलीफा हैं उनके खिलाफ जो एक्सट्रीमिस्ट शिया हैं उन्होंने अभी एक फ़िल्म भी एक बनाई है, द डॉटर ऑफ द हेवन या कुछ है वो, पूरे वेरी इंसल्टिंग टू द सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मुसलमानों के अंदर यार शरारत बहुत है, मैं तो इसको डिनाई नहीं कर रहा, और हिंदुओं के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुझे पूरा समझ आता है। मैं तो एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट तुमसे बात कर रहा हूँ कि जी। लेट्स से दिस इज़ ऑल करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? 1, expel all of them. 2, kill all of them. Because who wants to live next door to a murderer? Not I. अगर आप ये नहीं करना चाहते, उसकी कोई वजह तो होगी, और एक वजह ये है कि सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन चंद हैं, उनकी जो भी वो एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़्यादा आप सुपरवाइज़ बेहतर करें, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस आप कर दें, ज़ीरो टॉलरेंस। स्टेट आफ्टर ऑल इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इट्स सिटिज़न्स। तो ये तो ट्रू। पूरा लेजिटिमेट एक्ट है अगर आप करेंगे तो। जी। आपकी डेमोक्रेसी भी तभी चलेगी अगर लोग आज़ाद फ़ील करेंगे, सिक्योर फ़ील करेंगे। और एक और बात है, जब मुसलमानों की ये आइसोलेट हो जाएँगे ना, मुसलमान भी आज़ाद हो जाएँगे। वो भी इनके शिकंजे में है ना, उनकी लीडरशिप आपने उन उन लोगों के हाथों में है, जो इसी किस्म का सबक देते हैं। आप देखें जो सेक्युलर मुसलमान थे उन्होंने शाह बानो केस के ऊपर पूरा साथ दिया था कि इसको आप ना करें। तो राजीव गांधी को पता नहीं कौन से एडवाइजर्स थे, उन्होंने वो करवा के तो सेक्युलर मुसलमानों को आइसोलेट कर दिया। अच्छा, वेस्ट में भी यही होता है, मैंने बार-बार कहा है। हर बात पे ये एक्सट्रीमिस्ट को बुला लेते हैं, लेकिन जो सेक्युलर बात करते हैं ज़रा अकल, रैशनल, कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उन्हें कभी भी कोई नहीं बुलाता। तो कहीं न कहीं आई एम नॉट सेइंग कि ये एक तमाशा चल रहा है, बट आई एम सेइंग इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, you need very clear policies that you implement. जी। तो आखिर में हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि स्टेट को चाहिए कि एक तो वो ऐसे लॉज बनाए जो कि इस किस्म की कोई अगर वारदात करता है उनके साथ बिल्कुल जो है सख्ती से निपटे। जी, दूसरा, यहाँ की जो तालीम है उसमें मुसलमानों को मेन स्ट्रीम किया जाए। तीसरा, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लेकर आया जाए। हाँ, चौथी बात ये है कि कम्युनल हार्मनी के लिए दोनों तरफ से एक पहल की जाए कि ठीक है, मुस्लिम्स भी आएँ, हिंदूज़ भी आएँ, और अपने कोई कोई गिले-शिकवे हैं तो उन्हें वो दूर करें, और ठीक कुछ है। बाउंड्रीज़ सेट करें कि ये हमने क्रॉस नहीं करनी है, और एक-दूसरे की। और फाइनली जो मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों के साथ-साथ स्टेट की एक पावर होती है टू सुपरवाइज़ एंड सी टू इट कि कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपके पास क्विक एक्शन भी होना चाहिए। जी, हाँ, अगर कोई रिलिजियस किताबों में है, अगर कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, क्या उसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको भी हटाया जाए? मसलन पाकिस्तान के अंदर खादिम हुसैन रिज़वी ने पता नहीं कहाँ से ढूँढ के वो एक हदीस लेकर आए। उन्होंने कहा कि मन सबका नबिय्यन फ़क़्तलूहु, कि जो भी क़यामत तक तुम्हारे नबी के बारे में बात करे, उसका सर काट के रख दो। और ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो इस हदीस को कोट करते हैं। हमने देखा कि सियालकोट में जो लिंचिंग हुई वहाँ भी यही बात की गई। यहाँ जो लिंचिंग हुई है हिंदुस्तान में, यही नारा जो हमने पहले कभी नहीं सुना था, आज से कोई 8-10 साल पहले, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा वाला, और वो नारा लगाया गया। और अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि दावत-ए-इस्लाम में पाकिस्तानी तंज़ीम से इस नौजवान की वाबस्तगी थी। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को मॉनिटर करें। आज अगर सऊदी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये कह सकते हैं कि हदीसें जो हैं वो बहुत बाद में आई हैं, जिसका जो दिल किया उसने वो चीज़ लिख दी, इसलिए हम नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू वेरी से देखते वेरी हुए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो वहाबियत है ना, वहाबीइज़्म, उसमें हदीस का बहुत रोल है। तो अगर वो ज़ीरो कर देंगे, तो एक प्रोसेस मुसलमानों में शुरू हो जाएगा। अतातुर्क ने किया था, वो आज तक कामयाब ही है अभी तक। इस्लामिक लॉ एर्दोगान ने बेतहाशा कोशिश की है, आ तो नहीं ना सकी। हुँ, और इन किस्म की फोर्सेस को आपको सपोर्ट करना चाहिए जो सेक्युलर। देखिए, सेक्युलरिज्म इस्लाम के लिए भी ज़रूरी है, हिंदुइज़्म के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की जो फ्रीडम्स हैं, अपना वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो तो सेक्युलरिज्म की वजह से आई हैं ना। क्रिश्चियनिटी के अंदर तो बहुत परसिक्यूशन हुई है माइनॉरिटीज़ की। ट्रू। ज्यूज़ के साथ जो हाल हुआ है, वो कहाँ हुआ है? बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका ये। हाँ, हुँ, ब्लैक अफ्रीकन जो हैं, जो उठा के ये ले गए लैटिन अमेरिका। ये पोप का एक रूलिंग है कि सिंस हीदन्स हैव नो सोल, किलिंग देम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। डू यू नो दैट? ये फतवा उतना बुरा नहीं है जितना कि तुम मुसलमानों का कोट कर रहे हो। इट्स अ बुल, इट्स ट्रू। कॉल्ड अ बुल इशूड बाय, अब मुझे पोप का नाम भी याद है, बट इट्स ऑन रिकॉर्ड कि पीपल हु डोंट हैव अ सोल हैव नो क्लेम टू ह्यूमैनिटी। और तो और क्रिश्चियन चर्च का ये बिलीव था कि औरतों में सोल नहीं होता, सोल ओनली इज इन मेन, इसीलिए इनका ग्रेड जो है नीचे है। तो सारी रिलीजन्स के अंदर इस किस्म की जो है ना आउटडेटेड सोचे हैं, लेकिन हर कल्चर ने उसमें एफर्ट करके उनको मार्जिनलाइज कर दिया है। और इस्लाम में भी ये होना चाहिए, हिंदुओं में ये हो चुका है, इसको जाने ना दें हाथ में, इसको इसको रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हाँ, ये मैं वी कह हैव रहा हूँ। कम अ लॉन्ग वे सर, और हमें अपने आप को पीछे नहीं धकेलना है जस्ट बिकॉज़ कि इस सबकॉन्टिनेंट में एक माइनॉरिटी ऐसी भी है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहती। अगर वो नहीं बदलना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कहेंगे भाई हम भी तुम्हारे जैसे हो जाएँगे अब। और एक और बात है, अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो जो लॉज़ अगर आप बना लें, जिनमें ये सब चीज़ें क्रिमिनल करार दे दी गए, तो फिर उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। देयर शुड बी क्लियर, यानी इसे कहते हैं इनसाइटिंग हेट्रेड अगेंस्ट पीपल बिकॉज़ ऑफ देयर रेस और रिलीजन। अगर नहीं है, तो वो आप लाएँ, और इन आप कंक्रीटली इन बातों को बैन कर सकते हैं। ट्रू। ठीक है ना? स्टेट स्टेट चाहे तो क्या नहीं कर सकता सर। हाँ, तो कहीं ये तमाशा भी है, पॉलिटिकल भी है, ये भी जी, है। जी, जी। हाँ, ये सारी इस तरह ही होते हैं यार। मुझे वो फ़हमीदा रियाज़ का एक शेर याद आ गया कि जो वो कहती हैं कि अब तक कहाँ छिपे बैठे थे भाई, तुम भी हम जैसे ही निकले। उन्होंने जब ये हमारे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर ये बात कही थी, कोई 15-20 साल पहले। हाँ, एनीवेज़, अच्छी बात की इस थी उन्होंने, अच्छी जी, बात की थी, अच्छी बात की इस थी। गुफ्तगू आप को ये भी तो हम देखें कि साहिल लुधियानवी ने पाकिस्तान छोड़ा, ये सोच के कि इंडिया जो है वो सेक्युलर है। मुसलमान यहाँ से वहाँ पे भी गए हैं जो सेक्युलर थे। बिल्कुल तो गए एक हैं। वो दौर भी था, वो लोग अभी तक हैं, वो सोच भी है, लेकिन उसको किसी ने कभी पैट्रनाइज़ नहीं किया। ये ट्रू। मैं कह रहा हूँ। जी, इस गुफ्तगू को आगे भी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि आवाम के अंदर एक पैगाम दें और उन्हें ये इस बात का एहसास कराएँ कि जो बाहर के मुल्क हैं, उनके अंदर सेकुलरिज़्म के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से वो कम्युनिटीज़, वो कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रही हैं। हमें भी अपने मुआशरे के अंदर ठीक वैसी ही वैल्यूज़ लेकर आनी चाहिए। आफ्टर ऑल जब पार्लियामेंट्री ये जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये भी तो उन्हीं की है। इंडियन पीनल कोड हो या पाकिस्तानी पीनल कोड हो, वो भी उन्हीं का ही है। उन्हीं का है। कपड़ों से लेकर खाना-पीना, गाना-बजाना, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ सब उन्हीं की हैं। तो कुछ और 2-4 चीज़ें भी अगर उनकी आ जाएँगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर तुम इस्तेमाल करते हो, ये भी उन्हीं की है। ये क्या भी चीज़ उन्हीं है की है। जो वहाँ से नहीं है? हाँ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर, आपसे फिर बात होगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।